बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के पेश करता है कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार PS, हैदराबाद। कुरान की 26 आयतों के मुतालिक मलून वसीम रजवी का बयान बदबख्ताना, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए मुसलमान मुश्ताइल ना हो। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हैदराबाद की मुसलमानों से अपील। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन का आज से हुआ आगाज। गवर्नर तमिलिसाई ने किया दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा तरक्की का दूसरा नाम है तेलंगाना। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का बजट इजलास 26 मार्च तक रहेगा जारी। 18 मार्च को वजीर फाइनेंस पेश करेंगे रियासती बजट। बीएसी इजलास में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। कोविड कवानीन पर सख्ती से अमल करने नागपुर पुलिस कमिश्नर का आवाम को मशवरा। तेलंगाना में भी कोरोना का खतरा बढ़ने का खदशा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल कामयाब। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का दावा, मुल्क भर में बैंकिंग खदमात रही मुतासर। फलकनुमा और रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए अलग अलग कत्ल के मामलात में पेशरफ। पुलिस ने किया 6 लोगों को गिरफ्तार। डीसीपी साउथ जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हज़फ करने से मुताल्लिक़ मलून वसीम रजवी की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हैदराबाद ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हैदराबाद ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए मलून, मरदूद और मुर्तद वसीम रजवी के बयान को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि कुरान का मुहाफ़िज़ खुद रब्बुल आलमीन है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कहा है कि चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसके दिफा के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुकी हैं। इसीलिए यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तमाम मुसलमानों से अपील करता है कि इस मामले पर मुश्तइल ना हो। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कहा कि जिन्होंने कुरान पर एतराज़ करने की हिमाकत की है, उन्हें इस दुनिया में ज़लील व रुस्वा होना पड़ा है। मलून वसीम रजवी की जानिब से की गई कोशिश सस्ती शोहरत, सियासी और ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए की गई नाकाम कोशिश है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन का आज पीर से आगाज़ हो चुका है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और हुकूमत की कामयाबियों, तरजीहात व तरक्की के साथ साथ नए निशानों को उजागर किया। बाद-ए-अज़ां कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने असेंबली में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत फलाही प्रोग्रामों को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही है और तरक्की में सबसे आगे है। उन्होंने अंग्रेजी जबान में अपनी पूरी तकरीर करते हुए तेलुगु में सबको सलाम कहा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तमाम खित्तों की आवाम की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। रियासत में सनतकारी के जरिए रोजगार के मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की सरबराही में तेलंगाना हुकूमत फलाही प्रोग्रामों पर बहुत जोर दे रही है। रियासत तमाम शोबों में आगे बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की का दूसरा नाम तेलंगाना है। तेलंगाना ने कई संगे मील उबूर किए हैं। गवर्नर ने आगे कहा कि 6.5 साल की सोच के सबब तेलंगाना आज तेजी से तरक्की की सिमत गामजन है। वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल की वजह से रियासत दीगर रियासतों के मुकाबले में काफी तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2013-14 में तेलंगाना में फी कस आमदनी 1,12,162 रुपए थी, लेकिन साल 2019-20 तक फी कस आमदनी दुगनी से ज्यादा होकर 2,28,216 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से माली इंतजाम में नज़्म ज़ब्त की पैरवी की जा रही है। गवर्नर ने कहा कि कोविड की वजह से बहुत सी रियासतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना ने इस अरसे में सिर्फ सोच समझ कर आगे बढ़ा है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए मुतादिद इक़दामात किए गए। कोरोना वैक्सीन का अमल
कामयाबी के साथ जारी है। To Parliament declared that Telangana state was one of the few states that could recover economically faster from the financial crisis created by the COVID-19 pandemic. All the frontline workers toiled courageously and momentously in saving the state from coronavirus. Today, the state is safe due to the tireless and continuous services rendered by the medical and police personnel as well as the sanitation workers. I convey my hearty compliments to all those. Corona vaccination. The coronavirus created doldrums in the entire world. My government had adopted effective steps to prevent the spread of dreaded coronavirus by providing free medical treatment to the corona affected. It saved precious lives of many. The entire country recorded 1.4% average deaths due to corona, while the state it is 0.54%. The percent of the people who recovered from corona all over the country is 97.2 and it is 98.88% in Telangana state. Country's economic survey report stated that the Telangana state stood top most in the country as far as curtailing the spread of corona pandemic, deaths due to the virus, fast economic recovery from the pandemic and for conducting a greater number of tests. तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का बजट इजलास 26 मार्च तक यानी 10 कारोबारी दिन के लिए जारी रहेगा। 18 मार्च को वजीर फाइनेंस रियासती बजट पेश करेंगे। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में मुनक्किद किए गए BAC यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया कि तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का बजट इजलास 26 मार्च तक यानी 10 कारोबारी दिन के लिए जारी रहेगा। 18 मार्च को वजीर फाइनेंस रियासती बजट पेश करेंगे। BAC में तय किए गए एजेंडे के मुताबिक मंगल के रोज पिछले एक साल के दौरान फौत हो जाने वाले अरकान को खिराज पेश किया जाएगा। चारशंबे के रोज गवर्नर के एड्रेस पर वजीर आला के जवाब के साथ ही मेंबरान तहरीक तशक्कुर में हिस्सा लेंगे। 18 मार्च जुमेरात के रोज वजीर फाइनेंस हरीश राव रियासती बजट पेश करेंगे। जुमे को कोई निशिस्त नहीं होगी। 20 मार्च से रियासती बजट पर आम बहस होगी और 22 मार्च को वजीर आला बजट पर होने वाली इस गुफ्तगू का जवाब देंगे। 21 मार्च को इतवार की वजह से कोई निशिस्त नहीं होगी। 23, 24, 25 मार्च तक तीनों दिन मुख्तलिफ महकमों के लिए ग्रांट्स के मुतालबात व बिल्स के लिए वोटिंग होगी। उम्मीद है कि बजट की मंजूरी के साथ ही 26 मार्च को इस सेशन का इख्तिताम होगा। इसी तर्ज पर काउंसिल की कार्रवाई भी मुनक्किद की जाएगी। तेलंगाना असेंबली में जारी सेशन के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, मरकज़ के ज़रूरी क़वानीन पर बहस कराने का कांग्रेस CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने BAC इजलास में मुतालबा किया और इससे मुताल्लिक़ मरकज़ को एक मकतूब लिखने का भी उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर भी बहस कराने का मुतालबा किया। रियासती असेंबली में बजट सेशन के आगाज़ से पहले BJP अरकान असेंबली राजा सिंह, रघुनंदन राव और दीगर ने तेलंगाना यादगार शहीदा वाक़ गन पार्क पहुंचकर शहीदों को खिराज पेश किया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि वो इस सेशन में रियासत की आवाम को दरपेश मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे। आज विधानसभा का पहला सत्र है और गवर्नर मैडम जी का बजट के ऊपर आज भाषण रहेगा। किस प्रकार से तेलंगाना राज्य के विकास के लिए कितना बजट किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस समाज को, OC, BC, ST, ST कितना बजट रिलीज़ होगा आज पता चलेगा और इस बजट के ऊपर हम लोग कल पूरा विवरण देंगे। आपका क्या इशू रहेगा सर पूरे सेशन के अंदर? देखिए, आज तो बजट सेशन है, बजट के ऊपर हम कल बात करेंगे। वैसे तो तेलंगाना में बहुत सारे इश्यूज़ है, एजुकेशन के प्रति और RTC के प्रति बहुत सारे इश्यूज़ है। हर इशू पे और तेलंगाना की जनता की आवाज़, तेलंगाना का पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है हम वो असेंबली में रखने का प्रयत्न करेंगे। तेलंगाना BJP रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा है कि चंद वर्षों से आवाम की आवाज़ तेलंगाना कानून साज असेंबली में नहीं सुनी जा रही है। रियासती असेंबली के बजट सेशन से आगाज़ से पहले उन्होंने तेलंगाना यादगार शहीदा पर अपनी पार्टी के एक और रुकन असेंबली राजा सिंह के साथ शहदा को खिराज पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुबाग असेंबली की आवाम ने उनको असेंबली भेजा ताकि अवामी मसाइल को ऐवान में उठाया जा सके।
అనేక ఆకాంక్షలు అమరుల త్యాగాల ఫలితంగా ఏర్పాటైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే అనేక మంది అమరులైనరో ఆ ఆశయాల సాధన కోసం వారిని వినిపించడానికి ఒక అవకాశంగా పేద వర్గాల ప్రజల ప్రతినిధిగా ఒక ప్రశ్నించే గొంతుకగా ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే అణిచివేత జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే బడుగు బలహీన వర్గాల గొంతు నిండు శాసనసభ వేదికగా వినపడతలేదో ఆయా వర్గాల ప్రజల యొక్క గొంతును వినిపించాలని మా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలు అనేక రకాలైనటువంటి ఒత్తిళ్లు, కుట్రలు, కుతంత్రాలను ఛేదించి ఈ శాసనసభకు నన్ను ఆశీర్వదించి పంపినందుకు మా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. ఏ గొంతు అయితే శాసనసభకు వస్తే తమ పక్షాన ప్రశ్నిస్తుందని ప్రజలు ఆశించినరో, ఏ గొంతు అయితే బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అవుతుందని చెప్పి ప్రజలు భావించినరో వాళ్ళందరి పక్షాన నా గొంతులో చివరి శ్వాస ఉన్నంత వరకు పోరాడతానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా प्रमाणन చేస్తా ఉన్నాను. आर्मूर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने असेंबली में बजट सेशन के इजलास के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को शदीद तनखीद का निशाना बनाया। 420 चीटर निज़ामाबाद एमपी गुंडू अरविंद उन्होंने बोल रहे हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब को बेवकूफ़ बोले। हाँ, उन्होंने ईंट से मारते, हम पत्थर से मारते, उन्होंने एक बोलते हम हजार बोलते, उन्होंने लुच्चा है, लफंगा है, बेवकूफ़ है, बट्टेबाज है। इज़ अ लायर्स पार्टी, बड़ा जोकर ब्रोकर फेकर है वो एमपी। निज़ामाबाद फार्मर्स के लिए उन्होंने बॉन्ड पेपर में लिख के दे दिया, क्या बोल के हमने जीतने के बाद में पूरा इंडिया में एक एमपी बॉन्ड पेपर का ऊपर लिखे सो आदमी है इन्हों है गुंडू अरविंद। इन्हों वो उसको चीटिंग करके, वो चीटर है, चीटिंग एमपी है। उन्होंने हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट को बेवकूफ़ बोल रहे, उन्होंने एक बोलते हमारा हजारा बात सुनना पड़ता। ये वार्निंग कर रहे आपको, ये भी आपको खट करना पड़ता। कांग्रेस को खैरबाद कहते हुए बीजेपी में शामिल होने की क़यास आहराइयों के दरमियान कांग्रेस लीडर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि वो आइंदा 3 महीनों तक कांग्रेस से दूरी इख्तियार करेंगे और इसके बाद पार्टी छोड़ने के मुताल्लिक़ फ़ैसला लेंगे। मीडिया के मुख्तलिफ गोशों में ये इत्तलात गश्त कर रही हैं कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक बढ़ते कोरोना वायरस के मामलात को देखते हुए आज पीर से एक हफ्ते तक पूरे नागपुर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद आज सुबह से ही नागपुर में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन नाफिज करने के लिए हुक्काम ने नागपुर की सड़कों पर पुलिस की एक बड़ी तादाद को तैनात किया है। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सड़कों पर पुलिस की एक हफ्ते तक पूरे शहर में मुसलसल गश्त जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों और कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र समेत मुख्तलिफ रियासतों में बढ़ते कोरोना के कहर के साथ ही रियासत तेलंगाना में भी इसका ख़तरा बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में रोज बरोज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक की हमसाया रियासतों में कोरोना ने एक पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली है, जिस वजह से तेलंगाना रियासत में भी खतरा बढ़ जाने का खदशा है। जानकारों का मानना है कि लोगों की गफलत और लापरवाही की वजह से तेलंगाना में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 6 दिन के दौरान कोरोना रियासत तेलंगाना के 26 अजला में फैल चुका है। किसी जिले में कम तो कहीं ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने इतवार को जारी बुलेटिन में इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को जीएचएमसी हुदूद में 31 मामलात दर्ज किए गए, जबकि हफ्ते के रोज 46 नए केसेस सामने आए। मलकाजगिरी जिले में 8 मार्च को 10 मामलात दर्ज हुए, जबकि हफ्ते के रोज 15 केसेस सामने आए थे। उन्होंने बताया कि हफ्ते के रोज 50,998 अफराद के टेस्ट किए गए,
उनमें से 228 अफराद पॉजिटिव पाए गए। श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जुमला तादाद बढ़कर 3,01,161 हो गई है। हफ्ते के रोज एक शख्स की हलाकत के बाद इस वबा की वजह से अब तक रियासत में 1,653 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रियासत में अब तक 2,93,515 लोग इस मर्ज से पूरी तरह सेहतयाब भी हुए हैं। इस वक्त रियासत में 1,993 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनमें से 795 लोग घरों पर क्वारंटाइन हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए रियासत में वैक्सीनेशन ड्राइव भी मौसर तरीके से जारी है। अभी तक 60 साल से ज्यादा उम्र के जुमला 2,15,980 लोगों और 45 से 59 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। 16 जनवरी तक 5,27,117 लोगों ने पहली खुराक ले ली है, जबकि 2,22,080 अफराद ने दूसरी खुराक भी ली है। इसी के साथ ही वैक्सीन लेने वालों की जुमला तादाद बढ़कर 7,49,197 हो गई है। बताया जा रहा है कि रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। ताहम आवाम को भी चाहिए कि वो पड़ोसी रियासतों को देखते हुए कोविड से बचाव के लिए दी गई गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि एहतियात ही इस बीमारी से बचाव है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी डिवीज़न के तहत कुली कुतुब शाह नगर के नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान के अलावा सुदूर इब्तदाई कारकुनान और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इन स्पोर्ट्स किट्स में क्रिकेट, बैट बॉल, शटल कॉक, कैरम बोर्ड, स्पोर्ट्स शूज़, फुटबॉल शामिल हैं। आदिलाबाद के सेंट्रल गार्डन में तेलंगाना ऑटो रिक्शा ओनर एंड ड्राइवर्स यूनियन का इजलास सदर शेख नईम की क़ियादत और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली जोगू रमना ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर यूनियन सदर शेख नईम ने 6,000 ऑटो ड्राइवर्स के हमरा TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया और ऑटो ड्राइवर्स के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई का रुकन असम्बली से मुतालबा किया, जिस पर रुकन असम्बली जोगू रमना ने मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया और हर साल मुस्तहक़ 1,000 ऑटो ड्राइवर्स को डबल बेडरूम देने का वादा भी किया। वहीं रुकन असम्बली ने अक़लियतों के साथ साथ दीगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले ऑटो ड्राइवर्स को सब्सिडी पर बैंक के इश्तराक से ऑटो दिलाने और लाइसेंस भी दिलाने की यकीन दहानी करवाई। बाद में हम क्या करना, ये पूरा करने के लिए हम प्लान करें। बैंक के लोन के वास्ते हमारा फौज रेड्डी साहब अंजुमन बैंक का डायरेक्टर है, अपने पास 3-4 डायरेक्टर्स है। पूरा आदिलाबाद के अंदर अपन आदिलाबाद जिला बोल सकते होंगे, मगर पहले तो अपना घर के लोन के लिए देख लेना पड़ता। आप लोगों के लिए 100% लोन बैंक से दिलाएंगे। अगर कोई बैंक वाला नहीं दिए तो हमारा फौज रेड्डी साहब, हमारा पालना साहब आता, नहीं दिए तो बाद में मैं आके बैठ के बोल के अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट करके किसको किसको लोन होना। अगर आपका ब्रांच नंबर होने के बाद अपने को सबको ऑटो भी लोन से, वो भी सब्सिडी से, माइनॉरिटी रहे तो माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से, SC रहे तो SC कॉर्पोरेशन से, ट्राइबल रहे तो ट्राइबल वेलफेयर से, BC रहे तो BC कॉर्पोरेशन से, असल जनरल रहे तो पूरा उनको 33% अपन सब्सिडी दिला के पूरा गाड़ियां भी दिला सकते। अब मैं देखता हूँ कभी कभी बेचारा वो किराए पे लीज पे ले रहे, वो कब लिए सो ऑटो से, वो भी कंडम के लिए आया होगा, वो भी गाड़ी खराब होता, वो भी गाड़ी काम नहीं करता। उस वजह से भी आप एक बार तकलीफ में ऐसा ब्रेक नहीं आया साहब, वो गया ये गया बोले तो आदमी का तो जान चले जाता। आप लोगों को भी जाने के एक बार जाने का ये रहता। उस वास्ते मैं ये प्लान करेंगे एकदम, तो कुछ मेरे हाथ में तो मंत्र नहीं है, चुप बोले तो हमारा पूरा 6,000 लोगों के लिए ऑटो नया होना बोले तो एक साल में कुछ लोगों का लेके प्लानिंग करके ऐसा करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करने मरकजी हुकूमत के ऐलान के खिलाफ 9 बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियनों पर मुश्तमिल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी UFBUs की अपील पर मुल्क भर में बैंक मुलाजमीन, ओहदेदारान और मैनेजर्स 2 रोज़ा हड़ताल पर चले गए, जिस वजह से मुल्कगीर सतह पर बैंकिंग खिदमात मुतासर और मफलूज रहीं। वाज़ेह हो कि UFBUs ने 2 दिन
15 और 16 मार्च को मुल्कगीर सतह पर बंद की कॉल दी थी। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने पहले दिन की हड़ताल के कामयाब होने का दावा किया है। हैदराबाद में तंजीम के नेशनल सेक्रेटरी राम बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के फैसले को जब तक मरकज़ी हुकूमत वापस नहीं ले लेती, ये हड़ताल जारी रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कॉल में पूरे हड़ताल हो रहा है 2 दिन का देश के अंदर। ये हड़ताल इसलिए हो रहा है, ये सरकार का जो प्राइवेटाइजेशन वाला नीति जो है, पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करना करके उनका डिसीजन जो है वो बजट में पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट किया है उसके विरोध पूरे बैंक एम्प्लॉयज़ 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ देश के अंदर 2 दिन का हड़ताल में जा रहे। अपना तेलुगु स्टेट्स में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में भी 1 लाख के ऊपर लोग इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे। सो इसलिए हम गवर्नमेंट को ये अभी वार्निंग भी दे रहे, अगर आपका डिसीजन वापस ना लिए तो कल के दिन आने वाले दिनों में इंडेफिनेट स्ट्राइक करके भी पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंकों को सेव करेंगे। उसमें जो भी सैक्रिफाइस ज़रूरत है वो बैंक एम्प्लॉयज़ करने का तैयार है। अभी आम आदमी लोगों को सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये हड़ताल हो रहा है, ये आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये हड़ताल हो रहा है। इसलिए सब लोग हम विनती कर रहे हैं, सब लोग आके हमको सपोर्ट दे दीजिए। गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, गवर्नमेंट जब तक ये डिसीजन विड्रॉ नहीं करते तब तक आंदोलन करेंगे। बैंक यूनियनों की जानिब से मुल्कगीर सतह पर मुनक्किद की गई 2 रोज़ा हड़ताल के पहले दिन आदिलाबाद में वाक़ बैंक मुलाजमीन ने भी आज बंद मनाया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के अपने फ़ैसले को वापस ले ले। इस दौरान बैंकों के बंद रहने से आम आदमी को मसाइल व दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నామని ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ప్రకటించారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ యూనియన్స్ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 10 లక్షల మంది బ్యాంకింగ్ రంగ కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొన్నారు. ఇవాళ రేపు 2 రోజులు సమ్మె ప్రకటించాము. 1969లో ఏ ఉద్దేశంతో బ్యాంకుల జాతీయకరణ జరిగిందో అందరికీ తెలిసిందే. వ్యవసాయ అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సాధించడానికి జాతీయకరణ చేశారు. మరి ఈ రోజు ప్రభుత్వం అట్లాంటి బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ చేయాలనుకుంటుంది. ప్రైవేటీకరణ చేస్తే నష్టపోయేది సామాన్య ప్రజానికం, సామాన్య ప్రజలు, మధ్యతరగతి జీవులు, పేదలు. సంపన్నులంతా ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఓపెన్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు సిండికేట్ అయిపోయి జనాల సొమ్మును దోచేస్తారు. ఈ బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ రంగుల బ్యాంకులు నడుస్తున్నది ప్రభుత్వ ధనంతో. అసలు గవర్నమెంట్కి ఎటువంటి అధికారం లేదు వీటిని ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి. అయినా కూడా ప్రైవేటీకరణ యోచిస్తే ఇది చాలా దుర్మార్గపు ఆలోచన. దీన్ని మనం తీవ్రంగా ఖండించాలి. ప్రజలు కూడా మాకు మద్దతునివ్వాలి. ఒకవేళ కనుక ప్రైవేట్ బ్యాంకరణ జరిగినట్లయితే బ్యాంకుల్లో కనీస ఖాతాలో కనీస నిల్వలు పెంచాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకులు బాగా ఛార్జీలు వడ్డిస్తాయి. ప్రజా సంక్షేమం అనేది ఉండదు. ప్రైవేట్ బ్యాంకుల ముఖ్య ఉద్దేశం కేవలం లాభాపేక్ష ఉంటుంది, సామాజిక సంక్షేమం అనేది ఉండదు. ఈరోజు జన్ధన్ ఖాతాలు కావచ్చు, ముద్రా లోన్స్ కావచ్చు, ఆత్మనిర్భర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎవరి వల్ల సాధ్యమైనాయి? గవర్నమెంట్ రంగ బ్యాంకుల వల్ల సాధ్యమైనాయి. ఈరోజు చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు సైతం గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల్లో వాళ్ళు ఖాతాలు ఓపెన్ చేస్తారు, హాయిగా వాళ్ళ వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకుంటారు. ఇది ప్రైవేట్ బ్యాంకులు చేస్తాయా? చేయలేవు. దీన్ని ప్రజలు గమనించాలి. ఇదే ప్రైవేటీకరణ మాటన రిజర్వేషన్లకు కూడా అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది. దీన్ని కూడా మీరు గుర్తించగలగాలి. सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने हज हाउस वाक़ नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए मैयतों की मुंतकिली के लिए मोबाइल गुस्ल खाना, कब्रस्तानों में गुस्ल खानों की तामीर, मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन के लिए एजाज़िया की इजराई व दीगर मुतालबात के सिलसिले में नुमाइंदगी की। वादियाज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बोर्ड मंशा वक्फ के मुताबिक खिदमात अंजाम देने में नाकाम हो चुका है। इस वक्त हम वक्फ बोर्ड दफ्तर में हैं और अभी कुछ देर पहले चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हमारी मुलाकात हुई और तफसीली गुफ्तगू हुई। और वैसे तो हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब और वज़ीर अखलाकी बहबूद गोपाला ईश्वर साहब और दीगर हुकूमत के बासर मिनिस्टर से हम ये मुतालबा कर चुके थे कि शहर हैदराबाद में मैयतों की मुंतकिली के लिए मुसलमानों के पास एक गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है और इस वक्त फ्लैश सिस्टम ज़िंदगी हो रही है और गुस्ल के लिए भी एक मसला बना हुआ है। हम मोबाइल गुस्ल खाने का और ख़बरस्तानों में गुस्ल खानों की तामीर का हम मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा वक्फ बोर्ड
हमारे आबा और अजदाद की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को आज बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के मेंबर लाखों रुपए जो ना उससे कमा रहे हैं और हत्ता के दरगाहों और मसाजिद के कमेटियां और मुतवल्लियों को बनाने के लिए भी दरे पर्दा जो है ना वो साजिश की जा रही है, लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का जो अहम मसला है, ख़बरस्तानों का मसला है, ख़बरस्तानों की सफाई है, ख़बरस्तानों की जो ना हिसारबंदी का मामला है, हमारे वक्फ बोर्ड के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और हमेशा चेयरमैन साहब सिर्फ दिलासा देते आ रहे हैं, हम मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज मैं चेयरमैन साहब से दो टोक अल्फाज में ये कह चुका हूँ कि हम 15 दिन का जो ना वक्फ बोर्ड को हम चेयरमैन साहब को ये अल्टीमेटम दिए हैं। 15 दिन में अगर मैयतों के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं किया गया तो फिर हम सिलसिलेवार भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू कर देंगे। वकील जोड़े के कत्ल के मामले की आज तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि हाल ही में सनसनी फैलाने वाले वकील जोड़े के कत्ल की वारदात की सीबीआई के जरिए जांच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की रास्त निगरानी में इस मामले की जांच हो रही है। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स किए। ताहम बेंच ने निशानदेही की कि वकील वामन राव के वालिद के दुख को बेंच समझ सकता है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए परवेज उर्फ फर्रू डाउन मर्डर केस में मुलविस 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जोन पुलिस स्टेशन में जो सेंसेशनल मर्डर्स हुए, इसमें पहला परवेज एलियास फर्रू डाउन जो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन राजकोंडा का राउडी शीटर है, उसका रेन बाजार में मर्डर किया गया। इसमें जो मेन एक्यूज है सुलेमान और फिरोज। परवेज 2019 में एक चाचा नाम के एक आदमी को कत्ल किया चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। ये उसका रिलेटिव है और अच्छा दोस्त है, फिरोज एलियास पिटल फिरोज। उसका तब से उसको उस पर ग्रज था फर्रू पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का। और सुलेमान और ये फर्रू दोनों फ़िलहाल थोड़े दोस्त बन गए और इब्राहिमपट्टनम में गालिब शाह दरगाह के पास उर्स चला था उस दिन 7th 8th 9th ये 3 दिन वहाँ पे उर्स चल रहा था मार्च को। वहाँ 2-3 दिन गए और वहाँ सट्टा खेले और उसमें सुलेमान 50,000 तक वहाँ पे उसमें जीता था। और जो कुछ भी उसमें पैसे थे, जो कुछ भी उसने जीता था, ये फर्रू उससे खींच के ले जाता था। उसके और उनके फ्रेंड्स में जो कुछ भी जीते उसको छीन के ले जाता था और इस पर एक ग्रज था। और सुलेमान और फिरोज़ भी पहले से दोस्त हैं और ये दोनों मिलके प्लान किए कि ये फर्रू को कत्ल किया जाए। सुलेमान और पिटल फिरोज़ दोनों उस पर चाकू से अटैक करके वही कत्ल किया। ये पूरे रात को 9:30 बजे 10 बजे के टाइम पे हुआ। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए मोहम्मद जाबेर नामी राउडी शीटर के कत्ल के मामले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि फलकनुमा पुलिस और काला पत्थर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुलविस 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मोहम्मद जाबेर राउडी शीटर है, मल्लारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन साइबराबाद के। और लास्ट ईयर पिछले साल जुलाई में शानूर गाजी नाम का एक राउडी शीटर था काला पत्थर एरिया का, उसका कत्ल किया गया। उसमें जाबेर एफआई था और ये पूरे लोग उसी एरिया के रहने वाले थे और सब लोग उसको जानने वाले हैं। ये शानूर गाजी को जानने वाले लड़के हैं पूरे। और शाहनवाज गाजी जो है वो शानूर गाजी का भाई है। तब से वो उसका मन में था कि इससे किसी को जब मौका मिले उस पर अटैक करके कत्ल किया जाए। और ये शाहनवाज गाजी पूरे लोग को
फंड किया और उसको चाकू भी दिया। जुबैर के ज़रिए चाकू मंगा के उनको दिए और उन पूरा उसको पैसे भी दिए और फाइनेंशियल और लीगल हेल्प देने का भी वादा किया उनसे। और 12 तारीख को जब शाम 5-5:30 बजे सिटी फंक्शन प्लाजा के पास जाबिर और उसका दोस्त वहाँ गए, ये लोग हैं वहाँ पे। उस टाइम पे 6 लोग हैं, पूरे उनके अटैक किए और इस्माइल और अबू ये दोनों चाकू से उनको मार डाला। और 2 भी है बॉय जूनियल्स, इसमें बॉय जूनियल्स होने की वजह से इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। कुरान पर उंगली उठाने वाले खुलफाए राशिदीन पर इल्ज़ाम लगाने वाले मलऊन वसीम रज़वी को मुबाहले के लिए प्रोफेसर सैयद मोहम्मद तनवीरुद्दीन खुदानुमाई ने खुला चैलेंज किया है। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू के लिए देखिए BBN का खुसूसी खबरनामा प्राइम टाइम विद अमजद अली आज रात ठीक 9 बजे। इसे YouTube पर भी अपलोड किया जाएगा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के पेश करदा हैं कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार PS, हैदराबाद। कुरान की 26 आयतों के मुतालिक मलून वसीम रज़वी का बयान बदबख्ताना। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए मुसलमान मुश्ताइल ना हो। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हैदराबाद की मुसलमानों से अपील। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन का आज से हुआ आगाज। गवर्नर तमिलिसाई ने किया दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा तरक्की का दूसरा नाम है तेलंगाना। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का बजट इजलास 26 मार्च तक रहेगा जारी। 18 मार्च को वजीर फाइनेंस पेश करेंगे रियासती बजट। BAC इजलास में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। कोविड कवानीन पर सख्ती से अमल करने नागपुर पुलिस कमिश्नर का आवाम को मशवरा। तेलंगाना में भी कोरोना का खतरा बढ़ने का खदशा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल कामयाब। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का दावा, मुल्क भर में बैंकिंग खदमात रही मुतासिर। फलकनुमा और रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए अलग अलग कत्ल के मामलात में पेशरफ। पुलिस ने किया 6 लोगों को गिरफ्तार। DCP साउथ जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।